नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। संसद के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। कल ही की तरह आज भी संसद में जबरदस्त हंगामा हुआ, लेकिन कल और आज के बीच में जो सबसे बड़ी खबर आई वो ये कि देश के 14वें उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे की वजह सेहत को बताया गया, लेकिन सवाल उठता है कि क्या उन्होंने केवल सेहत की वजह से ही इस्तीफा दिया। 20 तारीख से लेकर 21 तारीख की रात 9:45 तक ऐसे बहुत से घटनाक्रम हैं जो संदेह पैदा करते हैं कि यह इस्तीफा आनन फानन में हुआ, या स्क्रिप्ट पहले से तय थी, या फिर उन्होंने सेफ एग्जिट चुना। केंद्र सरकार और उपराष्ट्रपति के बीच में जो उनका रिश्ता है दोनों के बीच में, वो पहले जैसा नहीं रहा। जो व्यक्ति अभी कह के गया वो 10 दिन पहले, वो 10 दिन बाद में स्वास्थ्य कैसे खराब हो सकता है उनका। अपने कार्यकाल में इस्तीफा दे देते हैं, ये पूरी सरकार पर प्रश्न है। ये बड़ा ही शॉकिंग है सबके लिए। की उम्र में स्वास्थ्य को लेकर के तो चिंता करनी चाहिए हम सब लोगों को भी। राष्ट्रीय राजनीति में पर्दे के पीछे कुछ ऐसी बातें हो रही है, जल्दी सामने आ जाएगी। इस्तीफा लेना होता था तो उनको उपराष्ट्रपति नहीं बना देते हैं। इस्तीफा जो देर रात आया उसने विपक्ष को भी चौंकाया है, सरकार को भी चौंकाया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष हो या बीजेपी की सहयोगी पार्टी हो, हर कोई जगदीप धनखड़ से इस्तीफे से हैरान है। हर कोई ये जानना चाहता है कि क्या वाकई में सेहत की वजह से ही जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया या कोई और वजह है। आपको इन वजहों के बारे में भी डिटेल में बताऊंगी। इस्तीफे से 5 घंटे पहले क्या क्या हुआ ये भी बताऊंगी, जिसकी वजह से धनखड़ को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन उससे पहले आपको एक अपडेट दे दूं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। कल रात 9:45 पर जगदीप धनखड़ ने इस्तीफे का ऐलान किया था और सेहत का हवाला दिया था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी धनखड़ की अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। आज जब सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही की शुरुआत हुई, सबकी नजर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर थी कि क्या वो सदन आएंगे या नहीं, लेकिन जगदीप धनखड़ सदन नहीं पहुंचे। जेडीयू सांसद और उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही का संचालन किया। दोपहर होते होते राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया। इसके बाद अब चुनाव होना तय है, क्योंकि संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के लिए कोई प्रावधान नहीं है। जगदीप धनखड़ देश के 14th वाइस प्रेसिडेंट हैं। 21 जुलाई की रात उन्होंने अचानक से इस्तीफा दे दिया, जबकि उनका कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक का बाकी था। यानी कि 2 साल से ज्यादा का कार्यकाल अभी बाकी था। उनके इस्तीफे पर कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों ने सवाल उठाया और कहा कि अगर सेहत ही वजह थी तो फिर इस्तीफा सत्र से पहले क्यों नहीं दिया गया। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने धनखड़ के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की थी, तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी उनके इस्तीफे पर हैरानी जताई। उम्मीद रखूंगा, ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि हमारे साबका नायब सदर जो हैं वो सेहतियाब हों, उनकी सेहत ठीक रहे, लंबी उम्र हो। ये पहली मर्तबा है शायद कि नायब सदर मुल्क के उन्होंने इस तरह इस्तीफा दिया। जाहिर सी बात है कि उनकी सेहत ने उन्हें और काम करने की इजाज़त नहीं दी। अब चलिए उम्मीद करते हैं कि अब इसके बाद जो बनेगा वो इस कुर्सी और इस दफ्तर के साथ सही माने में इंसाफ करेगा। धनखड़ ने अचानक इस्तीफा क्यों दिया, इसकी क्या वजह हो सकती है,
मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, लेकिन उसके पहले एक नजर डाल लेते हैं आज संसद में क्या क्या हुआ। पहलगाम आतंकी हमला और बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर संसद में आज भी संग्राम हुआ। संसद के दोनों सदनों में कोई कामकाज नहीं हो सका। संसद की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित की जा चुकी है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्षी सांसदों के प्ले कार्ड लेकर प्रदर्शन करने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। बीएससी में ये चर्चा हुई थी कि सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा होगी और उसका समय भी तय किया गया है। अब एक साथ में सारे मुद्दे को चर्चा करना चाहते हैं, ये कैसे संभव हो सकता है? यहाँ ये तकिया लेकर के जो नियम के विरुद्ध में जो प्रदर्शन करता है, मैं उसका खंडन करता हूं। ये निंदनीय है। पोस्टर बैनर लेकर के सदन को इस तरीके से डिस्टर्ब करना, ये तो बहुत आपत्तिजनक है जी। और वो चर्चा मांग रहे हैं, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। जगदीप धनखड़ अपने इस्तीफे पर चुप है, लेकिन अटकलों का बाजार गर्म है। इस्तीफे को लेकर अलग अलग थ्योरी सामने आ रही हैं। क्या कल राज्यसभा में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से धनखड़ आहत हुए या उन्हें इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा? अंदर खाने से खबर आ रही है कि इस्तीफे के पीछे सेहत वाली थ्योरी से ज्यादा प्रभावी महाभियोग वाली थ्योरी है। दरअसल मॉनसून सत्र के पहले दिन जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था। यह प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह लाया गया। लोकसभा में सरकार प्रस्ताव को लेकर आई, जिस पर 152 सांसदों ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ लाए गए महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। वहीं राज्यसभा में विपक्ष के द्वारा प्रस्ताव लाया गया, जिसमें विपक्ष के 67 सांसदों के खिलाफ 67 सांसदों ने महाभियोग पर प्रस्ताव पर समर्थन किया। कहा यह जाता है कि यहीं से मामला बिगड़ गया, क्योंकि सभापति जगदीप धनखड़ ने सरकार के प्रस्ताव का इंतजार नहीं किया और विपक्ष के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। To inform you that I have received notice of motion under Article 217 1B, read with Article 218 and Article 124, Sub-Article 4 of the Constitution of India, along with Section 31B of the Judges Enquiry Act 1968, to constitute a statutory committee for removal of Justice Yashwant Verma, Judge of the High Court of Judicature at Rajasthan, at Allahabad. This has been received by me today. It is signed by more than 50 members of the Council of States, and thus it meets the numerical requirement of signing by members of Parliament for setting in motion a process for removal of a High Court judge. कांग्रेस उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक से जोड़ रही है। दरअसल कल राज्यसभा में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की दो बैठक हुई थी। पहली बैठक दोपहर 12:30 बजे और दूसरी बैठक शाम 4:30 बजे हुई। दूसरी बैठक में ना तो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू पहुंचे और ना ही राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सवाल उठाया है कि दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक ऐसा क्या हुआ कि रिजिजू और जेपी नड्डा धनखड़ की बैठक में नहीं आए। कांग्रेस की इस थ्योरी के पीछे दरअसल वो टाइमिंग है। 4:05 पर राज्यसभा में विपक्ष के महाअभियोग प्रस्ताव को धनखड़ ने मंजूरी दे दी थी। उसके बाद शाम 4:30 बजे बिजनेस एडवाइजरी मीटिंग में जेपी नड्डा और रिजिजू दोनों को शामिल होना था। इंपॉर्टेंट पोजीशन पर हैं, लेकिन वो शामिल नहीं हुए। हालांकि इससे लेकर जेपी नड्डा ने आज सफाई दी। उन्होंने कहा कि वो और रिजिजू उपराष्ट्रपति द्वारा शाम 4:30 बजे बुलाई गई बैठक में शामिल नहीं हो पाए, क्योंकि उस वक्त वो दूसरे अहम संसदीय कार्य में बिजी थे। उपराष्ट्रपति के दफ्तर को इस बात की जानकारी दे दी गई थी।
उसके पहले ही जेपी नड्डा ने राज्यसभा में चर्चा के दौरान कहा था कि जो वो कहेंगे वो रिकॉर्ड पर जाएगा, जबकि ऐसी बातें सांसद या फिर कोई मंत्री नहीं बल्कि चेयर की तरफ से कहा जाता है। Go on record. Whatever I'll say, that will go on record. You should know. तो मैं ये बता रहा हूं कि सभापति जी श्रमिक भट्टाचार्य ने ऑन अवर ओन अंडर रूल 167 ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चर्चा रखी है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आप समय तय करेंगे। भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में हर बात की चर्चा करने के लिए तैयार है और हम चर्चा करेंगे। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से जुड़ी हुई अब तीसरी थ्योरी भी आपको बता दें। उनके घर पर भोज से जुड़ी हुई ये तीसरी थ्योरी है। जगदीप धनखड़ ने इस्तीफे से एक दिन पहले 20 जुलाई को अपने निवास पर भोज दिया था, जिसमें 800 से ज्यादा लोग शामिल हुए। जगदीप धनखड़ ने अपनी पत्नी के बर्थडे पर यह भोज दिया था, इसलिए पक्ष और विपक्ष सभी पक्ष के नेताओं को बुलाया गया था। इसमें राज्यसभा सचिवालय के सभी स्टाफ को भी इनवाइट किया गया था। पार्टी में अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे थे। उन्होंने जगदीप धनखड़ से मुलाकात की थी। कहीं इस पार्टी से ही कोई गलत मैसेज तो नहीं चला गया? इसका परिणाम जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के रूप में हुआ। कल धनखड़ ने इस्तीफे से पहले तक राज्यसभा में क्या क्या किया, आइए एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं। कल सुबह 11 बजे जब संसद के मॉनसून सेशन की शुरुआत हुई तो जगदीप धनखड़ राज्यसभा में सभापति के पद पर मौजूद थे। उसके बाद उन्होंने राज्यसभा के नए सांसदों को शपथ भी दिलवाई। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को बधाई दी। इसके बाद सुबह 11:45 पर जब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष ने हंगामा शुरू किया तो जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। दोपहर 12:30 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई, जिसमें यह तय हुआ कि यह बैठक फिर शाम 4:30 बजे होगी। शाम 4:07 के करीब धनखड़ ने जस्टिस वर्मा महाभियोग प्रक्रिया की जानकारी दी। इसके बाद शाम 4:19 पर वो सदन से बाहर चले गए। शाम 4:30 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की फिर बैठक हुई। शाम 5 बजे कांग्रेस के सांसदों ने धनखड़ से मुलाकात भी की। शाम 7:30 बजे तक कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने फोन पर बात भी की। तब तक किसी को कोई अंदाजा नहीं था कि धनखड़ कितना बड़ा फैसला लेने वाले हैं। इसे लेकर ही अब विपक्ष सरकार को घेर रही है। पर्दे के पीछे कुछ हो रहा है, बड़ी राजनीति हो रही है दिल्ली में। राष्ट्रीय राजनीति में पर्दे के पीछे कुछ ऐसी बातें हो रही है, जल्दी सामने आ जाएगी। उपराष्ट्रपति जी का जो इस्तीफा है वो कोई साधारण घटना नहीं है, मैं मानता हूँ। जो कारण दिया है उनकी हेल्थ का, मैं मानने को तैयार नहीं। वो बहुत ही स्वस्थ आदमी है, खुशमिजाज आदमी है, वैसे मैदान छोड़ने वाले आदमी तो नहीं है। हमारे उनसे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मैं उनको जो देखता हूँ वो सहजता से मैदान छोड़ने वाली व्यक्ति नहीं है, वो लड़ने वाले आदमी है। नहीं, उनकी हेल्थ ठीक है, एकदम स्वस्थ है। कल दिन भर में उनको देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, परफेक्ट है। कुछ ना कुछ हो रहा है, जल्दी पता चलेगा। थैंक यू। कुछ ना कुछ हो रहा है, ये बात कही जा रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की सेहत वाली थ्योरी पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि सवाल उस पर भी है। विपक्ष को ये थ्योरी पच नहीं रही है। विपक्ष का कहना है कि अगर धनखड़ की सेहत खराब थी तो सत्र शुरू होने से पहले इस्तीफा क्यों नहीं दिया गया। विपक्ष का यह भी कहना है कि अगर उनकी सेहत अच्छी नहीं होती तो मॉनसून सत्र के पहले दिन तो पूरे एक्टिव वो दिखाई दे रहे थे, ये कैसे होता। सवाल यह भी उठ रहा है कि 20 जुलाई को भोज का आयोजन क्यों किया गया। 23 जुलाई को उनका जयपुर दौरा पहले से ही प्रस्तावित था। कारणों से उन्होंने दिया है। मुझे इस सरकार की कुछ चीजें जो बेहद परेशान करती हैं, और मैं अकेला नहीं हूं। ओपेसिटी इनका हॉलमार्क हो गया है, गैर पारदर्शिता। कोई निर्णय क्यों होता है, क्यों कोई व्यक्ति बीच अपने कार्यकाल में इस्तीफा दे देते हैं, ये पूरी सरकार पर प्रश्न है। और मुझे हमारे 3 सहयोगी विजय लक्ष्मी दिल्ली से, भास्कर मिश्रा दिल्ली से और साथ ही मनीष भट्टाचार्य हमारे साथ जयपुर से जुड़ चुके हैं। हम एक एक करके सभी से जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले विजय लक्ष्मी ये बताएं कि एक सवाल तो वाकई में बड़े सहज तरह से मन में उठता है कि अगर वाकई में उनकी तबीयत इतनी खराब थी तो सत्र शुरू होने से पहले उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया। ये तीसरी थ्योरी पर ही हम सबसे पहले बात कर लेते हैं।
बिल्कुल, और यही सवाल विपक्ष भी उठा रहा है। इसके अलावा मीनाक्षी, उनके तयशुदा कार्यक्रम थे, उनके कार्यक्रम स्केड्यूल थे। 23 तारीख को यानी कल 23 जुलाई को उनको जयपुर में एक कार्यक्रम में बतौर उपराष्ट्रपति शामिल होना था, जिसकी प्रेस रिलीज 21 जुलाई को PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो द्वारा दी गई थी। तो ऐसा नहीं है कि कोई जानकारी थी और चीज़ें धीरे धीरे प्लान की जा रही थी। अगर ऐसा होता तो शायद इस तरह की स्केड्यूलिंग नहीं होती, जैसे कि प्रेस रिलीज आ गई कि उनका कार्यक्रम लगा हुआ है जयपुर में और वो इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। ये तमाम सवाल विपक्ष के नेता भी उठा रहे हैं कि ये हालांकि वो इस चीज़ को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हेल्थ के इश्यूज हैं तो उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन साथ ही तमाम तरह के सवाल भी उठा रहे हैं। तब तो विजयलक्ष्मी, एक सवाल ये भी आता है मन में कि वो चेहरे जो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सभापति के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों से विमुख हुए हों, हमेशा अपनी चेयर पर वो मौजूद रहे हों, सबसे ज़्यादा समय तक अपनी सेवा देने वाले राज्यसभा के अंदर सभापति के तौर पर उनका नाम गिना जाता है, तो फिर जब सेशन चल रहा है तभी उनका जयपुर का कार्यक्रम कैसे शेड्यूल किया गया? क्या इसका मतलब ये कि उनका रेजिग्नेशन पहले से ही प्लान कर लिया गया था, इसलिए जयपुर का कार्यक्रम प्रस्तावित था? देखिए, अब क्योंकि उसमें जो कार्यक्रम है उसमें वाइस प्रेसिडेंट के कार्यक्रम के तौर पर ही उस कार्यक्रम को स्केड्यूल किया गया है। दरअसल जब उपराष्ट्रपति नहीं होते हैं तो उनकी गैर हाजिरी में उपसभापति जो हैं वो चेयर करते हैं, कंडक्ट करते हैं प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस। तो इस तरह का प्रावधान है। लेकिन अब ये सवाल जो है तमाम ये विपक्ष को उठाने का मौका मिला, क्योंकि विपक्ष के तमाम सांसद अब ये भी क्लेम कर रहे हैं कि उनकी तो 7:30 बजे तक बातचीत होती रही, BAC में जब वो गए तो 2 मंत्री नहीं पहुंचे। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो विपक्षी सांसद, खासतौर से कांग्रेस पार्टी के सांसद उठा रहे हैं और वो टाइमिंग पर सवाल खड़े कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हेल्थ से ज़्यादा इसमें कुछ और चीज़ें हैं। जैसे जयराम रमेश का अगर आप एक्स पर पोस्ट देखेंगी तो उन्होंने काफ़ी सारे कारण उसमें गिनाए हैं कि किस वजह से जगदीप धनखड़ साहब का इस्तीफा जो है वो हुआ है। तो सवाल जो है वो ज़रूर खड़े कर रहे हैं विपक्ष के नेता, एक तो टाइमिंग को लेकर के, और उसके अलावा उनको लगता है कि जिस तरह से ये पूरी प्रक्रिया हुई उसके पीछे कुछ कारण हैं जो उनको लगता है जिसकी वजह से जगदीप धनखड़ साहब का जो विपक्ष कह रहा है उसमें से एक वजह ये भी विपक्ष गिना रहा है कि जगदीप धनखड़ बहुत दबाव में थे। भास्कर, अगर वाकई में जगदीप धनखड़ बहुत दबाव में थे, एक ग्रैंड भोज का थ्रो करना, जन्मदिन उन्होंने अपनी पत्नी का इससे पहले भी मनाया है, लेकिन इस बार की तैयारियां, इस बार के इन्वाइटीज और इस बार का जो पूरा व्यवस्था थी, हम उसे कह सकते हैं कि ये बिल्कुल किसी फेयरवेल पार्टी की तरह थी। बिल्कुल, देखिए इसीलिए ये सवाल उठ रहा है कि 800 लोगों को बुलाया गया था पार्टी में और ये बात उन्होंने खुद भी कहा था लोगों की कि आप सब लोग आइए। जब इनवाइट कर रहे थे तो उन्होंने इस बात को जोर देते हुए कहा था कि हमने 800 लोगों को बुलाया, पूरे राज्यसभा सचिवालय के स्टाफ को बुलाया गया था, उनकी फैमिली मेंबर्स को बुलाया गया था, संसद टीवी के स्टाफ को बुलाया गया था। और उसके बाद जब ये घटनाक्रम हुआ तो ऐसा माना जा रहा है कि शायद उनको पहले से ही पता था ये सब, और इसलिए ये एक फेयरवेल पार्टी के तौर पे देखा जा रहा है कि वो अपने कार्यकाल में रहते हुए जिन लोगों के साथ काम कर रहे थे, जाने से पहले, उपराष्ट्रपति के पद को छोड़ने से पहले सबको मिला के सब एक पार्टी कर रहे थे और वो फेयरवेल पार्टी है। ये इसलिए सवाल उठ रहा है। देखिए, ये जरूर कहा जा रहा है कि अनायास ये हुआ, अचानक से उन्होंने तबियत का हवाला दिया। एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं, आज से 4 दिन पहले उपराष्ट्रपति अपने घर में थे, वॉक कर रहे थे, उस दौरान भी वो गिरे थे। तब भी हमारे पास जानकारी थी कि वो गिर गए हैं, उनको चोट आई है, लेकिन सब कुछ सामान्य था। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी और ये यहीं तक खत्म हो गई बात कि हाँ वो गिर गए थे लेकिन स्वस्थ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो तबीयत को लेके कोई सवाल नहीं उठ रहा था, लेकिन सवाल ये जरूर उठ रहा है कि उसी दिन, मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, इस पार्टी के बाद में भारतीय जनता पार्टी के 5-6 बड़े लीडर पहुंचे थे, क्लोज डोर मीटिंग हुई थी जिसमें JP नड्डा भी शामिल हैं जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, किरण रिजिजू थे, अर्जुन राम मेघवाल थे, पीयूष गोयल थे, ये सब लोग पहुंचे थे उनके घर पे। क्लोज डोर एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग में क्या बात हुई ये बाहर नहीं निकल के आई। इस मीटिंग की जानकारी भी पहले मीडिया को नहीं दी गई। ये बड़ी खबर हमारे सहयोगी भास्कर बता रहे हैं कि बीजेपी के बड़े नेता
और सरकार में इंपॉर्टेंट पदों पर रहने वाले मंत्रियों की मुलाकात क्लोज डोर में हुई है उपराष्ट्रपति से। और उसके बाद क्या फैसला ये लिया गया, क्योंकि विपक्ष आरोप ये लगा रहा है कि इस सरकार में इस्तीफा दिया नहीं जाता, इस्तीफा लिया जाता है। मनीष भट्टाचार्य भी हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, अब जयपुर का कार्यक्रम भी उनका प्रस्तावित था, उनका जयपुर आना भी तय था, और इसके बीच में ये घटनाक्रम तेजी से बदले। हाँ बिल्कुल, देखिए क्रेडाई का ये कार्यक्रम था और क्रेडाई के जो नवनिर्वाचित लोग हैं उनसे मुलाकात करने का जगदीप धनखड़ का कार्यक्रम था। हालांकि लोग तो नहीं समझ पा रहे, लेकिन जगदीप धनखड़ के यहाँ परिवार के लोग ज़रूर रहते हैं। उनसे ऑफ द रिकॉर्ड चूरू के जो सांसद हैं राहुल कसवा, उनसे मेरी बातचीत जरूर हुई फ़ोन पे। उन्होंने ऑफिशियली कुछ भी कहने से मना कर दिया, लेकिन एक बात उन्होंने दबी ज़ुबान में ज़रूर कही कि जो कुछ हुआ और जिस तरीके से हुआ उसके बारे में इन्होंने नहीं सोचा था, उसके बारे में दुख है और परिवार भी इस चीज़ को कहीं ना कहीं समझता है। दूसरी बात, झुंझुनू का जो उनका किठाना गांव है उसकी बात कर लीजिए। वहाँ के भी लोग ये कह रहे हैं कि जो इनकी पत्नी है जो बीच बीच में जब गांव आती थी तो ये तो बात ज़रूर बताती थी कि वो अस्वस्थ हैं, उनका शरीर ठीक नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लिहाजा कुछ ना कुछ चीज़ें देरी होती हैं। लेकिन अचानक से इस तरीके की बात सामने आएगी ये कोई अंदाज़ा नहीं लगा रहा था। और रही बात अशोक गहलोत, यहाँ पर बैठकर उन्होंने पूरी इस बाजी को हवा में उछाल दी। उन्होंने कहा कि मैंने तो 15-20 दिन पहले ही इस बात के बारे में कह दिया था कि जो जगदीप धनखड़ है उपराष्ट्रपति और लोकसभा स्पीकर दोनों दबाव में है और इस दबाव के चलते कहीं ना कहीं चीजें सही से नहीं हो पा रही हैं। और उसके बाद ही जगदीप धनखड़ जब जयपुर आए तो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पूर्व विधायकों की मीटिंग थी, वहां पर भी उन्होंने कुछ बातें कही। तो इन बातों को मिला जुला के विपक्ष बहुत अब देखिए सच क्या है, या तो ये जगदीप धनखड़ जानते हैं या ये सरकार जानती है। अब सरकार बोलेगी नहीं, और जगदीप धनखड़ ने अगर कहना होता तो अपने इस्तीफे के साथ साथ कुछ और कारणों को वो जोड़ देते, लेकिन उन्होंने केवल अपनी सेहत का हवाला दिया। विजय लक्ष्मी, भास्कर और मनीष, आप तीनों का बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। दिल्ली में जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर सियासत हाई है, तो उधर बिहार की राजनीति में मटन को लेकर नई टेंशन पैदा हो गई है। अभी केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की मटन पार्टी का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि अब एनडीए की मीटिंग में मटन रोगन जोश को लेकर नया बवाल पैदा हो गया है। तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि सावन के महीने में लोगों को नॉनवेज खाने से रोकने वाले बीजेपी नेता खुद सावन के सोमवार में दबाकर मटन खा रहे हैं। एनडीए की मीटिंग में क्या क्या हुआ, मटन कौन लाया, किसने पकाया, किसने खाया, विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी विधायकों ने क्या कहा, देखिए पूरी रिपोर्ट। 25 वर्षों से शाकाहारी हूँ, इसलिए मैं मटन जानता ही नहीं हूँ, अब भूल गया हूँ मटन। फलार की व्यवस्था थी, हम लोग तो फलार किए थे वहाँ। मैंने तो नहीं देखा मटन परोसा गया और हम लोग तो खाते नहीं हैं। नहीं सवाल ही पैदा, हम तो फलाहार आदमी हैं भाई। सावन के महीना है, हर हर महादेव का पूजा करते हैं हम लोग, तो हम लोगों ने फल फूल खाया, खाना खाया। लगता है कि वो गलत वीडियो होगा, मटन मैंने नहीं देखा। बिहार की सियासत में चारों ओर सावन का महीना, मटन करे शोर। बीजेपी वाले भी तो एनडीए में, उनसे पूछिए क्यों मटन लगवाए थे। सावन की सोमवारी, मटन का इंतजाम, बिहार में क्यों मचा सियासी कोहराम। बस वहाँ देखे थे, खाया कोई दूसरा था, उन लोग खाली देखने गए थे। आप करते कुछ है, कहते कुछ है, करते कुछ है। बिहार की सियासत में अचानक मटन को लेकर टेंशन क्यों शुरू हो गई है। एनडीए की मीटिंग में जेडीयू के मंत्री अशोक चौधरी और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के बीच किस बात को लेकर बहस हुई। क्या चुनाव से पहले जेडीयू और बीजेपी के बीच ऑल इज नॉट वेल हो गया है, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें देखिए। पटना में कल यानी सोमवार को एनडीए विधायकों की मीटिंग बुलाई गई थी। बैठक के बाद विधायकों के लिए वेज के साथ साथ नॉनवेज खाने का भी इंतजाम था। मेन्यू में मटन रोगन जोश भी शामिल था। मीटिंग में कुछ विधायकों ने शाकाहारी तो कुछ ने मटन भी खाया। अंदर की तस्वीरें बाहर आईं तो हंगामा मच गया। विपक्ष को बैठे बिठाए बीजेपी पर हमला करने का मौका मिल गया। तेजस्वी यादव ने बीजेपी को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। सावन के सोमवार में एनडीए के मटन लव को सनातन के अपमान से जोड़ दिया। आपको लगता है कि ये लोग कोई धार्मिक लोग हैं? अरे ये लोग धर्म से क्या मतलब, धर्म का इस्तेमाल करके किसी कम्युनिटी को टारगेट करते हैं और काम वही करते हैं। ललन जी भी मटन परोसा जा रहा था और हमने देखा सिन्हा जी का बयान कि उस जिले में कुत्ते की कमी हो गई है। आप समझ रहे हैं कि बयानात कैसे चल रहे हैं। कल दो मंत्री आपस में उलझ रहे थे
और उलझने के पीछे कारण आपको समझ में आ रहा, ठेकेदारी में मैनेजमेंट कौन कितना ज्यादा कर सकेगा। जिला में इसको नहीं लिया गया, उसको नहीं, तो एक सरफुटौल है एनडीए में, हम लोग सब देख रहे हैं। सावन के पवित्र महीने में हिंदू भगवान शिव की उपासना करते हैं। सावन में नॉनवेज खाना हिंदुओं के लिए वर्जित माना जाता है। ऐसे में एनडीए की मीटिंग में मटन को लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई है। सर ये बताइए, वो कल मटन पार्टी थी, आपने भी मटन खाया? हम आजीवन मटन कभी नहीं खाए हैं आज तक। हाँ। लेकिन कल पार्टी में तो मटन, रोगन जोश ये सब इंतजाम था। नहीं, हम नहीं देखे। एनडीए की बैठक के बाद जो पार्टी हुई थी उसमें तो आप थे? हम लोग फलहार किए हैं, फलहार में थे। हाँ। तो मटन किसके लिए रखा गया? पता नहीं ना किसके लिए रखा गया था, कौन रखा हमको नहीं पता है ना। मटन हम देखे हैं। हम लोग सनातनी लोग हैं, मटन पार्टी से बहुत दूर है। मैंने तो नहीं देखा मटन परोसा गया, और हम लोग तो खाते नहीं हैं, और इस सावन के महीने में तो बिल्कुल नहीं। लेकिन तस्वीरें आई हैं जिसमें दिख रहा है कि मटन रोगन जोश उसका एक आइटम रखा हुआ था। हमने नहीं देखा। कोई बीजेपी का विधायक दिखा क्या खाते हुए? तो आपने नहीं खाया? मैं नहीं खाता हूँ भाई, मैं ऐसे नहीं खाता हूँ। सावन छोड़ दीजिए। सावन में मटन खाता है लोग जी। हम लोग तो जो है, हम लोग भी वहाँ पर थे। पहले फलहार था, फलाहारी भी था। जो लोग फलाहारी पर है फल खा सकते थे, खाए हैं। और शाकाहारी भोजन का भी उत्तम व्यवस्था था। और जो हमारे अल्पसंख्यक समाज के कुछ एमएलए भी हैं, क्या उनको पसंद हो गया होगा जो चिकन मटन खाए, तो उनको कौन रोक रहा है? विपक्ष सवाल कर रहा है, सावन के सोमवार में मटन कौन लाया, किसने किसने खाया? मटन रोगन जोश पर बीजेपी क्यों खामोश है? निश्चित रूप से करने वालों को सोचना चाहिए कि पवित्र सावन का मास चल रहा है और उसमें भी सोमवारी है। खाने वाले के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नहीं खाने वाले हैं वो जो देखे तो उनको कष्ट जरूर हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी के धर्मों का सम्मान होना चाहिए। क्योंकि इसी तरह के मामले में पहले आप लोग सवाल खड़े करते रहे, इसलिए ये बात और हैरान करती है। निश्चित रूप से अगर हम दूसरे को उंगली उठाते हैं तो हम पर भी कोई उंगली सामाजिक जीवन में न उठावे, इस पर ध्यान रखना चाहिए। आपने देखा होगा कौन कौन खा रहा था। अब चलिए, खाने वाले को भगवान भला करे। शिव जी। 2023 में सावन का ही महीना था जब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की राहुल गांधी को मटन बनाना सिखाने की तस्वीर पर बवाल मच गया था। पिछले साल लोकसभा चुनाव में भी तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी चुनाव प्रचार के दौरान हेलीकॉप्टर में मछली पार्टी कर रहे थे। तब नवरात्र चल रहा था। बीजेपी ने इसे खूब मुद्दा बनाया, तेजस्वी पर सनातन के अपमान का आरोप लगाया था। अब गेंद तेजस्वी के पाले में है। अब तेजस्वी यही आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि बीजेपी वाले सावन के सोमवार में मटन खा रहे हैं। जब आप दूसरों पे प्रश्न लगाते हैं तो स्वयं आपका जो कोलिशन पार्टनर है वो खुद मटन परोस रहा है, तो आपको ध्यान देना चाहिए। 16 जुलाई को केंद्रीय मंत्री और जेडीयू सांसद ललन सिंह ने लखीसराय में पब्लिक मीटिंग की थी। फिर रैली के बाद मटन पार्टी दी थी। इस पार्टी में आए हजारों लोगों ने मटन खाया था। विपक्ष ने इसे लेकर भी खूब बवाल मचाया था। अब देखिए, अब ललन सिंह जी अपने वर्करों को, लोगों को मटन खिला रहे हैं तो पुण्य का काम कर रहे हैं। भाजपा के लोग तो अब यही बोलेंगे ना, क्योंकि भाजपा के साथ है, उनके केंद्र मंत्री हैं। अभी लोगों का बोली तो निकलेगा नहीं। हालांकि बिहार में मटन मछली पार्टी से भी वोट घटता और बढ़ता है, और ये बात बिहार के सियासी दल भी खूब जानते हैं। 16 जुलाई को केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने पब्लिक को खुलकर मटन खिलाया, तो उससे एक दिन पहले 15 जुलाई को किशनगंज के बहादुरगंज में हुई पीके की रैली में बिरयानी बांटने का आरोप लगा। और अब सावन के सोमवार को हुई एनडीए की मीटिंग में मटन रोगन जोश ने नया बवाल मचा दिया। मैं विशुद्ध शाकाहारी हूँ और 25 वर्षों से शाकाहारी हूँ, इसलिए मैं मटन जानता ही नहीं हूँ। अब भूल गया हूँ मटन। इसके लिए व्यवस्था मुझे नहीं पता, मैंने तो नहीं देखा। एनडीए की बैठक के बाद हुआ, एनडीए के नेताओं के लिए हुआ, तो आप ही लोगों के लिए था ना? नहीं, हमने देखा ही नहीं तो पता क्या। सब धर्म का अपना अपना जो है एक आस्था है।
बिहार में एक तरफ एसआईआर पर बवाल मचा हुआ है तो दूसरी तरफ चंदन हत्याकांड के बाद सवालों से घिरी हुई बिहार पुलिस का जबरदस्त एक्शन देखने को मिला है। चंदन हत्याकांड के हत्यारों और पुलिस के बीच आज आरा में एनकाउंटर हुआ। दोनों तरफ से दनादन गोलियां चली। पुलिस के पिस्टल से निकली गोली बलवंत और रवि रंजन के पैर में जा लगी। पुलिस ने फौरन चंदन मिश्रा मर्डर केस के 3 शूटर्स को धर दबोचा। ये मोस्ट वांटेड पुलिस के हत्थे कैसे चढ़े, ये रिपोर्ट में देखिए। बिहार में विधानसभा के बाहर इस वक्त मटन पर सियासत हो रही है। विधानसभा के अंदर वोट रिवीजन पर घमासान है। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन था। तेजस्वी यादव समेत गठबंधन के कई नेता काले कपड़े में वहां पहुंचे। विधानसभा के अंदर जमकर हंगामा हुआ, बात धक्का मुक्की तक आ गई। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वोट रिवीजन के बहाने गरीबों और पिछड़ों के वोट के अधिकार छीने जा रहे हैं, तो बीजेपी कह रही है कि आरजेडी वाले पिछड़ा, दलित, महादलित और अल्पसंख्यकों को फॉर्म भरने से रोक रही है। बिहार में वोट रिवीजन की लड़ाई धक्का मुक्की तक क्यों आई? सर पर टक्कर, विधानसभा में बवाल मचा भयंकर। लॉ एंड ऑर्डर पर चढ़ाई, विधानसभा में हंगामा हाई। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी हाई वोल्टेज ड्रामा रहा। विपक्ष के विधायकों ने काले कपड़ों में पहले बाहर विरोध प्रदर्शन किया, उसके बाद सदन के अंदर भी जमकर बवाल मचाया। विपक्ष के विधायक वेल में पहुंचकर लगातार हंगामा करते रहे, कागज फाड़ा, नारेबाजी की और धक्का मुक्की तक बात पहुंच गई। ये प्रोटेस्ट बिहार वोटर रिवीजन और लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को लेकर हो रहा है। इसके अलावा नीतीश कुमार की निष्क्रियता को लेकर भी महागठबंधन सवाल उठा रहा है। बिहार के वोटरों से जुड़ा हुआ है और उन्हीं वोटरों से हम चुन करके यहाँ विधानसभा में पहुंचते हैं। बिहार लोकतंत्र की जननी है और बिहार में ही लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। ये हम लोग हर किस होने नहीं देंगे। बहुत जो एसआईआर, हम बड़े विनम्रता से आपसे आग्रह करते हैं कि आप भी उन्हीं वोटर से चुन करके आते हैं। सत्ता पक्ष के लोग भी उन्हीं वोटर से चुन करके आते हैं। जो प्रक्रिया चुनाव आयोग द्वारा जो किया जा रहा है, यहाँ सत्ता के लोग भी हैं, आप भी हैं महोदय। हम चाहेंगे कि कार्य मंथना की बैठक जो है बुलाई जाए और विशेष तौर पे एसआईआर पर बिहार विधानसभा में इसकी चर्चा जो है कराई जाए महोदय। यह विनम्रता से आग्रह करते हैं। इसमें अध्यक्ष महोदय हम चाहेंगे कि किसी और बिल तो आता ही रहेगा महोदय, लेकिन जब हमारे वोटरे का नाम जब कट जाएगा तो क्या मतलब रह जाएगा इस लोकतंत्र का? और लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर, और यहाँ अगर उनकी हम चर्चा नहीं करेंगे तो हम कहाँ करेंगे, ये भी आप बता दीजिए महोदय। लगभग 20 लाख लोग ऐसे पाए गए जो बिहार से बाहर गए हुए हैं और लगभग 8 लोग ऐसे हैं, 8 लाख लोग जो एक जगह से अधिक जगह पर जिनका वोटर लिस्ट में नाम है। लेकिन एसआईआर के माध्यम से स्पष्ट है कि भारत के जो नागरिक हैं उनका वोटर लिस्ट में नाम रहेगा। निर्वाचन आयोग बार बार सफाई दे रहा है और अब तो 26 तारीख को इस पूरी प्रक्रिया समाप्त होने वाली है और ड्राफ्ट कॉपी आएगा। तब सभी पार्टी को यह अधिकार होगा कि आप आवेदन डाल सकते हैं और ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बिहार में वोट रिवीजन के बहाने विपक्ष का वोट काटकर बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। गरीब, दलित और मुसलमानों से वोट देने का अधिकार छीना जा रहा है। वोट रिवीजन की आड़ में बैकडोर से एनआरसी लाने का मंसूबा तैयार हो रहा है। एसआईआर के मुद्दे पर बिहार विधानसभा में मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी विपक्ष का विरोध जारी है। आप देखिए, ये विधानसभा का गेट है, प्रवेश द्वार, और ठीक गेट पर तमाम जो विपक्षी विधायक हैं एक साथ बैठे हुए हैं और हर किसी ने काला कपड़ा पहन रखा है। काले कपड़े में सारे विधायक आए हैं और वोटर पुनरीक्षण का विरोध कर रहे हैं। लगातार इस मामले पर तेजस्वी यादव अपनी बात कहते रहे हैं
तेजस्वी यादव का कहना है कि वोटर पुनरीक्षण के जरिए एक साजिश की जा रही है। चुनाव आयोग और केंद्र सरकार के साथ साथ बीजेपी पर गंभीर आरोप तेजस्वी यादव लगातार लगाते रहे हैं। और अब देखिए पोस्टर जो है उसमें मताधिकार छीन रही मोदी नीतीश सरकार और नारे के साथ यहाँ पर विपक्ष का जो विरोध है वो जारी है। बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर जहां विधानसभा में संग्राम चल रहा है, वहीं चुनाव आयोग ने हलफनामा देकर विपक्ष के आरोपों का खंडन किया है। कांवड़ यात्रा की बात कर लेते हैं। कांवड़ यात्रा अपनी समाप्ति की ओर है। कल सावन की महाशिवरात्रि है और बड़ी संख्या में कांवड़ियों का रेला सड़कों पर झूमकर हर हर महादेव का उद्घोष करता हुआ दिखाई देगा। ये आस्था, ये जागृति और उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों के लिए की गई कानून व्यवस्था कुछ उपद्रवियों की आंखों की किरकिरी बन गई है। इसीलिए भेष बदलकर बहरूपिये कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। एक ऐसी ही साजिश का खुलासा मुजफ्फरनगर में हुआ। सुहेल, आसिफ, आबिद का प्लान क्या था? हिंदू नाम रखकर वो कांवड़ यात्रा में कर क्या रहे थे? इतना ही नहीं, मुजफ्फरनगर में तो एक और बड़ी साजिश सामने आई। व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर खून खराबा दिखाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश थी, लेकिन उससे पहले ही योगी की पुलिस ने काम कर दिखाया। माहौल बिगाड़ने की हर साजिश को बेनकाब कर दिया। कांवड़ियों के वेश में 5 शैतान, साजिश हुई नाकाम। इस भक्ति और श्रद्धा को बदनाम करने के लिए कुछ तत्व लगातार कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। पाकिस्तान की ख्वाहिश, कांवड़ यात्रा में दंगा करवाने की साजिश। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी और प्रत्यक्ष रूप से भी ऐसे तत्वों के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि कांवड़ यात्रा को बदनाम किया जाए। फर्जी हिंदू नाम, कांवड़ में भाईजान का क्या काम? भगवान शिव की इस पावन यात्रा को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास करके उपद्रवी के भेष में छुपे हुए हैं, उन्हें बेनकाब करें। कांवड़ यात्रा के दौरान जिसकी आशंका जताई जा रही थी वही हुआ। मुजफ्फरनगर पुलिस ने 5 ऐसे आरोपियों को पकड़ा है जो हिंदू नाम बताकर कांवड़ियों के वेश में कांवड़ यात्रा को बदनाम करने का काम कर रहे थे। कांवड़ियों के भेष में हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रहा था। भगवा वेश धारण कर विशेष समुदाय के बीच धार्मिक वैमनस्यता फैलाने की साजिश रच रहा था। पकड़े गए ये आरोपी कांवड़ यात्रा के दौरान कानून व्यवस्था खराब करने की फिराक में थे। स्थानीय निवासी हैं, यहीं पर कोतवाली नगर के हैं, कुछ नई मंडी के हैं और कुछ सिविल लाइन एरिया के रहने वाले हैं तथा इनके खिलाफ आपराधिक इतिहास है, आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं तथा ये सहारनपुर और जीआरपी में इनके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज। इसमें आबिद नाम का जो मुख्य अपराधी है, इसमें कई बार अपने नाम बदलकर हिंदू नाम बदल करके या अपना जो भेष है, ये जो है कांवड़ का जो हमारे श्रद्धालु होते हैं उनका ड्रेस पहन करके ये शिविरों में घुस करके चोरी, बैग चोरी, मोबाइल चोरी या उनके सामान का चोरी करने का कोशिश कर रहा था। जिसके परिदृश्य में चूँकि हम जानते हैं, आप जानते हैं कि सीसीटीवी कैमरा, ड्रोन कैमरे तथा हमारे कुछ जो हमारे पुलिस कर्मचारी हैं वो सादे वस्त्रों में भी हर जगह तैनात किए गए हैं। टिप ऑफ लिया जा रहा है, सूचनाएं ली जा रही हैं। उसी आधार पर हमें ये सूचना मिली और इंस्पेक्टर सिविल लाइन और सीओसिटी ने इसमें जो है 5 लोगों को पकड़ा। पकड़े गए आरोपी कांवड़ सेवा शिविर में कांवड़ियों के वेश में हिंदू नाम बताकर घुसते थे। वहां सेवा के नाम पर माहौल बिगाड़ने की फिराक में रहते थे। मौका पाते ही कांवड़ियों के मोबाइल और बैग की चोरी करते थे। पकड़े गए आरोपियों के नाम सुहेल उर्फ चोकड़ उर्फ शेर खान, आसिफ, शादा, आदिब और आसिफ है, जो मुजफ्फरनगर के ही अलग अलग इलाकों के रहने वाले हैं। पकड़े गए 5 आरोपियों के खिलाफ मुजफ्फरनगर के कई थानों में मुकदमा दर्ज है। लदावाला इलाके का रहने वाला आसिफ और केवलपुरी इलाके का रहने वाला आबिद हिस्ट्री शीटर अपराधी है। आबिद ने 2023 में 72 मोबाइल चोरी किए थे। आरोपियों ने मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जिले में कई घटनाओं को अंजाम दिया था। पुलिस ने इन आरोपियों को 14 जुलाई को भी गिरफ्तार किया था। जमानत के बाद इन आरोपियों को छोड़ा गया था, लेकिन जमानत पर बाहर आने के बाद ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। पुलिस अब इनके खिलाफ
गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने जा रही है। इन्हें पहले भी गिरफ्तार किया गया था अभी 14/7 को, लेकिन इसके बाद भी ये लोग जो हमारा शिविर होता है, कांवड़ शिविर होता है, इनमें जाकर के अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे थे। कांवड़ियों की वेशभूषा में हिंदू नाम रख करके और कांवड़ियों की वेशभूषा में शिविर के अंदर घुसे तथा धार्मिक भावनाओं को आहत करने के उद्देश्य श्रद्धालुओं की मोबाइल सामान चोरी करने और माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे थे। यूपी के सीएम योगी ने कांवड़ यात्रा के दौरान माहौल बिगाड़ने की साजिश का आरोप लगाया था। योगी ने यह बयान ऐसे ही नहीं दिया था। यूपी में कांवड़ यात्रा के दौरान कैसे दंगे भड़काने, माहौल बिगाड़ने, लोन वुल्फ आतंकी हमले कराने की साजिश हो रही है, इसके सबूत मिल गए हैं। इस भक्ति और श्रद्धा को बदनाम करने के लिए कुछ तत्व लगातार कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी और प्रत्यक्ष रूप से भी ऐसे तत्वों के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि कांवड़ यात्रा को बदनाम किया जाए। यह हर कांवड़ संघ का भी दायित्व बनता है कि वे किसी भी ऐसे तत्व को जो कांवड़ की भगवान शिव की इस पावन यात्रा को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास करके उपद्रवी के भेष में छुपे हुए हैं, उन्हें बेनकाब करें, उन्हें हर हाल में अपने आप से दूर कराएं। मुजफ्फरनगर पुलिस ने 3 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो व्हाट्सएप ग्रुप पर मुसलमानों को भड़काने वाले फेक वीडियो और ऑडियो शेयर कर रहे थे। ये वीडियो पाकिस्तान के मुजफ्फरगढ़ का है। मुजफ्फरगढ़ पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। ये वीडियो कई महीनों पुराने हैं, लेकिन इसे मुरादाबाद के मंसूरपुर का बताकर व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कुलेट किया जा रहा था। दावा किया जा रहा था कि बजरंग दल के लोगों ने मुस्लिम परिवारों की हत्या कर दी। ये वीडियो ककरौली युवा एकता समेत 5 व्हाट्सएप ग्रुप में तेजी से वायरल किया गया। इन 5 ग्रुप्स में 1000 से ज्यादा लोग हैं। खिदमत अब्बासी ग्रुप मेरठ का है, जिसमें 450 मेंबर्स हैं। प्राउड इंडियन मुस्लिम ग्रुप मुरादाबाद का है, इसमें भी 450 मेंबर्स हैं। मुस्लिम समाज जिंदाबाद, ये मुजफ्फरनगर से चलता है, इसमें 150 लोग जुड़े हैं। ऑल इंडिया एम्प्लॉयर ग्रुप, इसमें 850 मेंबर्स हैं और ककरौली युवा एकता ग्रुप, इसमें 150 लोग हैं। ऐसे वीडियो की जानकारी मिलने के बाद मुजफ्फरनगर पुलिस ने इसकी जांच की। फिर 3 आरोपियों नदीम, मनशेर और रहीस को गिरफ्तार किया गया। तीनों ककरौली के रहने वाले हैं। पुलिस ने उनके मोबाइल भी जब्त किए हैं। साजिश के लिंक पाकिस्तान और खुफिया एजेंसी ISI से जोड़ रहे हैं। वीडियो ISI हैंडलर्स की तरफ से जारी किए जाने का शक है, जिसका मकसद यूपी में दंगे भड़काना और लोन वुल्फ आतंकी हमले कराना था। एक वीडियो प्रसारित किया जा रहा था जो बेसिकली पाकिस्तान के मुजफ्फरगढ़ इलाके का है, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में पड़ता है। वहाँ पर कुछ बच्चों की और उसके पत्नी की हत्या एक व्यक्ति ने कर दी थी और वो बहुत ही विभत्स वीडियो सर्कुलेट की जा रही थी इस मैसेज के साथ कि बजरंग दल के लोगों द्वारा मुस्लिम परिवारों की हत्या की गई है। और इसका मेन उद्देश्य ये था कि जो हमारी श्रावण मास का द्वितीय सोमवार है और इस समय हमारी कांवड़ यात्रा अपने चरम पर चल रही है, क्योंकि 23 तारीख को हमारा मुख्य जलाभिषेक होगा। तो इसलिए वो चाहते थे कि किसी प्रकार सांप्रदायिक भावना भड़कें, दंगे भड़कें, यहाँ पर धर्म के आधार पर मॉब लिंचिंग हो जाए, और वो ऐसा भी चाहते थे कि कोई इतना उद्वेलित हो जाए कि किसी प्रकार से वो एक लोन वुल्फ टेरर अटैक भी कारित कर सकता था। कांवड़ यात्रा के बीच हंगामे की ये तस्वीरें यूपी के बस्ती की हैं। पुलिस की मौजूदगी में कांवड़ियों ने जमकर तांडव मचाया। बस्ती के 4 लेन हाईवे पर गाड़ियों में तोड़फोड़ की और बीच सड़क पर बैरिकेड में आग लगा दी। पूरा बवाल धार्मिक टिप्पणी को लेकर शुरू हुआ। दरअसल अयोध्या से कांवड़िए जल लेकर बस्ती के बाबा बदेश्वर नाथ वापस आ रहे थे। इस दौरान कुछ कांवड़िए बैठकर आराम कर रहे थे। आरोप है कि उसी दौरान एक विशेष समुदाय का युवक वहां डीजे लेकर पहुंचा और उसने कुछ धार्मिक टिप्पणी कर दी। इसके बाद बवाल शुरू हो गया। गुस्साए कांवड़ियों ने युवक को पीटना शुरू कर दिया, जिसकी सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस मामले को शांत कराने के लिए युवक को चौकी ले गई। इससे कांवड़िए और भड़क गए। कांवड़ियों ने पुलिस पर भी हमला कर दिया।
पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई और बैरिकेड में आग लगा दी गई, जिससे 4 लेन पर दोनों तरफ जाम लग गया। हालांकि घटना की सूचना के बाद भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचा और मामले को शांत कराया गया। सूचना हम लोग को मिली थी कि किसी बात को लेके आपस में कुछ कांवड़ जो भी लेके जा रहे थे लोग, उनमें शिव भक्तों में और कुछ अन्य व्यक्ति जो थे वहाँ मौजूद थे, उनके बीच में कुछ कहासुनी हुई थी और उसको लेके कांवड़ियों द्वारा विरोध दर्ज कराया गया है। मौके पर हमारे एसडीएम्स और हम लोग उपस्थित हुए, सीओ यहाँ में थानेदार यहाँ उपस्थित हैं और वार्ता करके इसका समाधान करा दिया गया। इससे पहले कांवड़ियों ने बरेली में भी जमकर हंगामा किया था। पुलिस के सामने ही कार में तोड़फोड़ की। पुलिस की मौजूदगी में ही कांवड़ियों ने कार पर ईंट और पत्थरों से हमला बोल दिया। घटना बरेली बीसलपुर मार्ग पर भुत्ता इलाके की है, जहां एक कांवड़िया कार की साइड लगने से घायल हो गया। मोबाइल फोन टूट गया। फिर क्या था, कांवड़िये हंगामा मचाने लगे, कार पर ईंट पत्थर बरसाने लगे। पुलिस के सामने ही कार का शीशा तोड़ दिया। पुलिस ने जैसे तैसे कांवड़ियों को समझाकर मामला शांत कराया। एक दिन बाद 23 जुलाई को शिवरात्रि है। ऐसे में कांवड़ यात्रा चरम पर है। पवित्र गंगा जल लेकर कांवड़िये अपने अपने शिवालयों की ओर लौट रहे हैं। वहीं उपद्रवियों पर नजर रखने के लिए हरिद्वार से लेकर पूरे कांवड़ मार्ग पर चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है। कांवड़ यात्रा में खलल ना पड़े, इसके लिए पूरे कांवड़ मार्ग पर सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है।